कविता मेहरौन मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि मैम आए और काव्य संग्रह के संदर्भ में जो है अपनी बात हमारे समक्ष रखें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बैठिए। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, मेरे साथी वक्तागण कुसुम योगी जी, करमचंद भारती जी, टेकचंद जी और उपस्थित रतनलाल जी और सभी विद्वजनों को मेरा सादर जय भीम। सबसे पहले मैं पुष्पा विवेक जी को उनके काव्य संग्रह पथरीली राहों पर के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगी। यह काव्य संग्रह पुष्पांजलि प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और इसमें लगभग 109 के लगभग कविताएं पुष्पा जी ने संकलित की हैं। तो पुष्पा जी से मेरा परिचय लगभग 10-15 साल पहले का है। रजनी तिलक जी के माध्यम से मैं पुष्पा जी से परिचित हुई थी और तब से हमारा कार्यक्रमों में और उस तरह से मिलना संभव हो पा रहा है। और काव्य संग्रह को पढ़ने के बाद में पुष्पा जी के लेखन से और उनकी रचना प्रक्रिया से ज़्यादा परिचित हुई हूँ। तो मित्रों, यह हमारे लिए बहुत विडंबना की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद, आज़ादी का अब हम थोड़े टाइम बाद 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम ऐसे बहुत से वर्गों को चिन्हित कर सकते हैं जो आज भी अपनी संपूर्ण मानवीय अस्मिता और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने की स्थिति में नहीं है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की है जिम्मेदारी बनती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों को जीवन जीने की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों। और इस दृष्टि से अगर हम अपने देश पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि स्थिति बिल्कुल भी उत्साहवर्धक नहीं है। जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर विषमतामूलक स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं और यह बहुत ही कहना चाहिए कि दुखद स्थिति है कि हमारे देश की आधी आबादी अर्थात महिलाएं आज भी बहुत विषमतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। और उन महिलाओं में भी अगर हम वंचित समाज से आने वाली, हाशिए से आने वाली महिलाओं की स्थितियों को देखते हैं तो उनकी स्थितियां तो बहुत ही ज़्यादा शोचनीय हैं। तो पुष्पा जी की इस काव्य संग्रह की सराहना मैं इस दृष्टि से भी करना चाहती हूँ कि इनमें संकलित जितनी भी कविताएं हैं वह प्रामाणिक अनुभूतियों से अनुस्यूत हुई हैं। कविता पुष्पा जी का जितना भी लेखन है वह रेल यात्रा करते हुए और बाहर जो भी दृश्य चल रहे हैं उनसे दृश्यावलोकन से संबंधित नहीं है। पुष्पा जी ने हरियाणा के 40 गांवों की पैदल यात्रा की थी, पानीपत के भी लगभग 28 गांवों की पैदल यात्रा की थी और इस क्रम में वह अपने समाज की बहुत सारी स्त्रियों से मिली थी। इसके और मिलने के पश्चात उनके जीवन की वास्तविक स्थितियों से, उनके जीवन के कुछ ऐसे पक्षों से भी शायद पुष्पा जी परिचित हुई होंगी जिससे कि एक आम सामान्य दलित स्त्री परिचित नहीं हो पाती है। तो उन्हें उनके जितने भी जीवना अनुभव हैं वह वास्तविक हैं और प्रामाणिक हैं। और पुष्पा जी चूँकि स्वयं भी वंचित समुदाय से आती हैं तो उनके स्वयं के अनुभव तो रहे ही होंगे। तो इस दृष्टि से इस काव्य संग्रह का अध्ययन करते हुए मुझे ऐसा लगा था कि अगर किसी शोधार्थी को भारतीय समाज में दलित स्त्री की क्या जीवन स्थितियां हो सकती हैं, जीवन स्थितियों के साथ ही दलित स्त्री के स्वप्न क्या हो सकते हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं, उनकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, अगर किसी शोधार्थी को या अगर देश से बाहर रहने वाले भी किसी व्यक्ति को अगर भारतीय समाज में दलित स्त्रियों की जीवन दशाओं से परिचित होना हो तो पुष्पा जी का यह काव्य संग्रह काफ़ी उनकी मदद कर सकता है।
मुझे कम से कम ऐसा लगा कि भारतीय समाज में दलित स्त्रियों का सवा और बहुत प्रामाणिक चित्रण पुष्पा जी के इन कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी इन कविताओं में उनकी यह कविताएं केवल दलित स्त्रियों के जीवन के जो कारुणिक पक्ष है या जो उनकी वेदनामय स्थितियां हैं उनसे ही संबंधित नहीं है। उसके बाद चिंतन मनन के पश्चात दलित स्त्रियां कैसे अपनी स्थितियों को बदल सकती हैं, किस तरह से उनमें जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए, इन सब का भी पुष्पा जी ने अपनी कविताओं में संकेत किया है। और बाद में ललकार की, प्रतिरोध की या जागृति उत्पन्न करने वाली बहुत सारी कविताएं भी पुष्पा जी ने अपने इस संग्रह में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, मुझे बाबा साहब जो कि दलित समुदाय के आज जो कुछ भी उनकी स्थितियों में थोड़ा बहुत भी जो परिवर्तन आ पाया है, हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब के प्रयासों के कारण ही वह संभव हो पाया है। तो बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब को संबोधित करते हुए भी पुष्पा जी ने कई कविताओं की रचना की है। तो एक जगह पुष्पा जी ने अपनी कविता में कहा भी है कि बाबा साहब आप पथ प्रदर्शक हो हमारे, मूक थे हम वो आप बोलना सिखाया आपने, अनपढ़ थे हम पढ़ना सिखाया आपने, संविधान बनाकर हमें अधिकार दिलाया आपने। तो इस तरह से बाबा साहब के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त मैं पुष्पा जी की कुछ कविताओं का जिक्र करना चाहूँगी जो कि उन्होंने स्त्रियों से संबंधित लिखी हैं। स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट करती हुई उनकी कविता है शोषित औरतें। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की विभिन्न दशाओं को लेके उनकी बेटी शीर्षक कविता, हद शीर्षक कविता, ममता शीर्षक कविता, दहेज व्यवस्था इत्यादि, इन सब कविताओं का भी हम अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि मित्रों, उन्होंने शोषित औरतें नामक कविता में कहा है कि पत्थर तोड़ती ये औरतें, गारे में लिपटी ये औरतें, सड़क बुहारती ये औरतें, शोषण की शिकार ये औरतें, घर में भी खटती ये औरतें, दहेज में जलती ये औरतें। इस कविता के माध्यम से यह कविता अपने आप में बहुत संवेदना के स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत विस्तार और गहराई लिए हुए है। पुष्पा जी कहती हैं कि घर हो या बाहर, गांव हो या शहर, वातावरण में गूंजती दर्द भरी वो सिस्कियां, कहीं बलात्कार तो कहीं दहेज का दानव, मील जाता है उसके अनकहे अरमानों को। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समाज में अभी भी स्त्री जो है ना तो घर के भीतर सुरक्षित है, ना ही वह घर के अंदर अपने अस्मिता के साथ जीवन व्यतीत करना चाह रही है। और अगर वह शिक्षित हो जाने के पश्चात बाहर भी कदम रखती है, बाहर भी अगर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करती है, तो भी समाज जन्य बहुत सारी चुनौतियां उसका सामना समाज जन्य बहुत सारी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो समाज में चाहे शिक्षित और रोजगार संपन्न हो जाने के पश्चात भी दलित समुदाय को भी स्वीकार नहीं किया गया है। यह हम सब लोग शायद बहुत अच्छी तरह अनुभव कर रहे होंगे। चाहे शहरों में रहते हुए स्थितियां थोड़ी सी बदली हो, उस तरह से बाह्य रूप से उस तरह से शोषण ना हो रहा हो, किंतु आंतरिक रूप से जो गैर दलित समुदाय है उसकी मनोवृत्ति उसी तरह की है। वह आज भी दलितों को, और खास तौर पर अगर शिक्षित और रोजगार संपन्न स्त्री है तो उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो पुष्पा जी ने अपनी कई कविताओं में इस तथ्य की ओर भी संकेत करने का प्रयास किया है। नारी की हमारे समाज में जो आज विडंबनात्मक स्थिति है, उनकी ओर पुष्पा जी ने अपनी बहुत सारी कविताओं में, जैसे कि कविताओं के शीर्षक मैंने आपको बताए ही हैं, हद है, व्यवस्था है, ममता है, बेटी है। इसके अलावा भी चूंकि 109 कविताएं हैं, तो बहुत सारी कविताएं पुष्पा जी ने लिखी हैं जो कि नारी की भिन्न भिन्न स्थितियों को लेकर उन्होंने रची हैं। अगर हम देखें तो भारतीय समाज में दलित स्त्री को जन्म के साथ ही
दोयम स्थिति का सामना करना पड़ता है। अभी टेकचंद जी ने उस कविता का जिक्र भी किया था, व्यवस्था की धरोहर। उस कविता के माध्यम से ही पुष्पा जी ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है, उनके पालन पोषण में फर्क किया जाता है, उनको दी जाने वाली सुविधाओं में फर्क किया जाता है। और यह फर्क कोई और मतलब कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है, उसके जन्मदाता ही कर रहे हैं। तो यह जबकि माना यह जाता है कि माता पिता से बढ़कर किसी भी एक बच्चे के लिए उस संरक्षक कोई नहीं हो सकता, किंतु दलित समाज में स्थितियां ऐसी हैं, अभी अशिक्षा है, अभी उस तरह की जागरूकता नहीं है कि वह इस तथ्य से वाकिफ हो पाए कि चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों को समान अधिकारों से, दोनों को समान तरीके से पालना है, दोनों को समान अधिकार देने हैं, दोनों के आगे सुखी जीवन के लिए पेरेंट्स को जो भी प्रयास करना चाहिए वो उनको करना चाहिए। अभी हमारा समाज जो है, जो कि अभी शिक्षा से वंचित हो गया है और अभी उसी तरह की विसंगतियों को और विडंबनाओं को अपने मन में पाले हुए है, वह अभी भी पुत्री को जो है बोझ के समान समझता है। तो अभी स्थितियों में परिवर्तन आना कहीं शेष है। तो पुष्पा जी की कविताओं की दृष्टि जो है वह सिर्फ स्त्री समाज तक ही नहीं रह गई है। जो हमारे समाज के जो कमजोर तबके हैं, चाहे उसमें मजदूर औरतें, श्रमिक स्त्रियां हैं, चाहे उनका हम जिक्र ले सकते हैं। कई कविताओं में पुष्पा जी ने उन पत्थर तोड़ती स्त्रियों का जिक्र किया है कि किस तरह से श्रम साध्य कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी वह उसका पूरा दाय नहीं ले पाती हैं और उसके पश्चात भी विडंबनात्मक स्थितियों में रहती हैं। इसी तरह से उन्होंने जो एक कविता के अंतर्गत पुष्पा जी ने यह जो कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनका जिक्र किया है। वह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है कि पुष्पा जी ने अपने आसपास जो बिखरा हुआ संपूर्ण समुदाय है उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखी है। प्रस्तुत कविता में पुष्पा जी ने उन बच्चों की जो बच्चे अपने, वही जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी बच्चे के संपूर्ण संरक्षक जो है उसके माता पिता ही होते हैं, मगर हमारे देश में अभी ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई हैं कि जो माता पिता अपने दायित्वों को समझ सके। तो बहुत सारी जगह यह है कि बच्चे जो है क्योंकि उनके माता पिता उनके पालन पोषण के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं और वह बच्चों को जो है कमाई का एक साधन ही मान लेते हैं और कि भाई जो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा आमदन हमारे घर में आएगी। तो वही लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को बोरा दे के और सुबह ही कबाड़ा बीनने के लिए भेज देते हैं और उनकी शिक्षा की, उनके भोजन की, इन सब की ओर उनकी कोई बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं रहती है। तो प्रस्तुत कविता में पुष्पा जी ने जिक्र किया है कि किस तरह से इस वर्ग के बच्चे भीषण ठंड का सामना करते हैं और उन्होंने अलाव जलाया हुआ होता है और अलाव की आग जब ठंडी पड़ जाती है और शीत से उन्हें फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है तो वह जिंदा रहने के लिए, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है कि अगर उससे बचने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करेंगे तो अगले दिन शायद वह जीवित ना रह पाए। तो वह अपने पहने हुए कपड़े उसके अंदर उतारकर जला देते हैं ताकि कुछ देर तक तो ज्वाला प्रज्वलित होगी, कुछ देर तो वह जीवित रह पाएंगे। उस समय संकट उनके सामने भविष्य का नहीं है। यहाँ पर पुष्पा जी ने इस कविता के माध्यम से, यह कविता अपने गहरे निहितार्थों को लिए हुए भी मुझे, मतलब इसको आप सिर्फ जो प्रकट में वह अर्थ निकल कर आ रहा है आप उस अर्थ के संदर्भ में तो ले ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक दूसरा अर्थ भी आप लगा सकते हैं कि भविष्य के प्रति तभी अपनी दृष्टि रखनी चाहिए जब वर्तमान सुरक्षित हो, जब आप वर्तमान में सरवाइव कर पाएंगे तभी आप भविष्य को की ओर देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रयासों को ऐसा रखो कि आपका वर्तमान सुखमय और स्वर्णिम हो। अगर वर्तमान सुखद होगा तो भविष्य भी धीरे धीरे सुखद ही हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे पुष्पा जी की यह जो कविताएं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा
कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर, उनकी विडंबनाओं, उनके स्वप्नों, उनके आकांक्षाओं, उनके संघर्षों, इन सबको लेकर और उनके अंदर जो इन सबके प्रति प्रतिरोध की भावना है, समाज यह सारी जो वेदनाएं हैं, यह विसंगतियां हैं, इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, किस तरह से संगठित होकर। एक कविता में वे कहती भी हैं कि क्यों जाति का, जैसे जाति नामक जो कविता है उसमें वह कहती हैं कि क्यों जाति का, मतलब वो समाज को उद्बोधित करने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि क्यों जाति का दंश झेलते हो, क्यों माटी में तुम खेलते हो, क्यों संघर्ष तुम करते नहीं, क्यों, मतलब संघर्ष। यहाँ पर पुष्पा जी यह भी संकेत देती हैं कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि पुष्पा जी की कविताओं के गहरे निहितार्थ हैं, वह अपने आप में एक स्तरीय नहीं है। उनकी कविताओं के अंदर जो अर्थ हैं वे लेयर्स में निकलते हैं। जैसे कि प्रस्तुत कविता में भी वह कहती हैं कि क्यों संघर्ष तुम करते नहीं, स्थितियां कैसे दलित समुदाय की या वंचित समुदाय की स्थितियां कैसे बदल सकती हैं संघर्ष करने के बाद। और संघर्ष कैसे, अकेला, चूंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी जब तक संगठित नहीं होता है तब तक अकेले के प्रयासों से समाज को बदलना संभव नहीं है। तो पुष्पा जी यहाँ पर मूल मंत्र देती हैं कि वंचित समुदाय को संगठित होकर अपने विरुद्ध जो संघर्ष, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। उसके पश्चात ही वस्तु स्थिति में कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि हमसे पहले के महापुरुषों ने जो प्रयास किए हैं और जो भी संघर्ष किए हैं, बाबा साहब के और महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सबके संघर्षों और इन सबके प्रयासों के कारण ही आज यह दिन आ पाया है कि हम यहाँ एकत्र हुए हैं और यह चर्चा कर रहे हैं। तो पुष्पा जी अपने महापुरुषों से ही प्रेरणा लेते हुए फिर दोबारा से कई कविताओं में यह आह्वान करती हैं कि संगठित होकर समाज को, वंचित समुदाय को संघर्ष की राह पर चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाबा साहब के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पुष्पा जी ने एक अपनी अन्य कविता में भी कहा था कि बाबा साहब चिंतित थे नारी की दुर्दशा से, इसलिए संपूर्ण समाज से टकरा गए, हिंदू कोड बिल के द्वारा नारी को समान अधिकार दिला गए। तो मित्रों, जितने भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, आपको सब परिचित ही होंगे कि पहले सभी ने प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े होंगे। मेरे ख्याल से हम सभी साहित्य से ही हैं। तो उसमें आप गबन उपन्यास में रतन की स्थिति को जानते ही होंगे कि जैसे ही उनके पति वकील साहब की मृत्यु होती है तो पति की जो भी संपत्ति है, घर है, मकान है, उसके ऊपर रतन का कोई अधिकार नहीं होता। और हमारे समाज में पुत्रियों का तो विवाह के पश्चात कोई अधिकार है ही नहीं। तो यह बाबा साहब ही थे जिन्होंने स्त्रियों की दशा को बदला है, स्त्रियों को पितृगृह में भी और पति गृह में भी समान अधिकार दिलाए हैं। तो ऐसे बाबा साहब के प्रति अपनी कविताओं में कृतज्ञता पुष्पा जी ने कई जगह व्यक्त की है। तो इस तरह से मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि अब संपूर्ण समाज का वृहद सिंहावलोकन पुष्पा जी ने अपने इस काव्य संग्रह में करने का प्रयास किया है। तो जो पुष्पा जी का यह काव्य संग्रह है, यह व्यापक फलक अपने आप में लिया हुआ है। इसके जो विषय हैं विविध विषयक हैं। जो केंद्रीय विषय है वह स्त्रियों से संबंधित ही है, किंतु इसके अलावा भी समाज के वंचित वर्गों के प्रति इनकी संवेदनाएं रही हैं और उनके प्रति इन्होंने अपनी दृष्टि रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुष्पा जी को पुनः बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद मित्रों।